नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बड़े अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भारत के इतिहास से एक इम्पोर्टेंट वीडियो। और इस वीडियो में हम आपको वो सब क्वेश्चन कराएंगे जो बार बार आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए देर न करते हुए शुरू कर लेते हैं आज की ये इम्पोर्टेंट वीडियो। और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन हो जाएगा। वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। तो लोथल की खोज की थी SR राव ने। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। हड़प्पा के बंदरगाह का नाम है लोथल। हड़प्पा स्थल सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी BK थापर द्वारा। भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल में आगरा मद्र भांड के भंडार शामिल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है। तो ये विशेषता है राखीगढ़ी की। स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा था। तो ये था रोपड़। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो ये विभाजित था धोलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से सत्य कथन है सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है हरियाणा में। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है माउंट ऑफ द डेड। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो ये इस्तेमाल किया गया था मोमलोपी ढलाई कास्टिंग का। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी। तो पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी मोहनजोदड़ो से। पशुपाति मोहर सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से मिली है। तो ये मिली थी मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले। तो ये अवशेष मिले थे सुरकोटदा में। इनमें से कौन सा उपदेव नहीं है। उपवेद नहीं है योगवेद। वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं। तो इंद्र देवता हैं वर्षा व चक्रवात के। पंचगव्य में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था। तो ये सम्मिलित नहीं थी तुलसी। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेखन निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ। तो ये हुआ था शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल मठ हैं। तो ये मूल मठ हैं यजुर्वेद। वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं ब्राह्मण। प्राचीनतम वेद कौन सा है। तो प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। तो ये समर्पित है सावित्री को। ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है। तो ये संवाद है व्यास और सतलुज नदी के बीच। वेद जो आंशिक रूप से एक गद्य कीर्ति है।
तो ये गद्य कीर्ति है यजुर्वेद। वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है वेदांग के नाम से। रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? तो रामायण में मांडवी पत्नी थी भरत की। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिन तक लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी 18 दिन तक। ऋषि मुनि के अनुसार पुरानी पवित्र नदियां सरस्वती और द्रष्टुति के बीच का भाग के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है ब्रह्मव्रत के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था? तो ये स्थित था बोध गया। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? तो ये तीर्थ केंद्र है क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध किस रूप में जाना जाने लगे थे? तो ये जाने लगे थे बुद्ध के रूप में। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया? तो ये प्रचार किया था सारनाथ से। गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के तट पर प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था निरंजना नदी पर। माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अंतिम अनुभूति के लिए बोध गया जाने से पहले 6 साल तक निम्नलिखित में से किस स्थान पर पवित्रता पूर्वक ध्यान किया था? तो ये ध्यान किया था डुंगेश्वरी गुफा में। गौतम बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो ये प्राप्त हुआ था कुशीनगर से। उस स्थान का नाम बताएं जहाँ गौतम बुद्ध की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया। तो ये प्राप्त किया था कुशीनगर से। बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? तो सारनाथ महत्वपूर्ण है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने सारनाथ में पहला उपदेश किस में दिया था? तो अपना पहला उपदेश दिया था धम्मचक्र परिवर्तन मुद्रा में। बुद्ध ने किस में पहला उपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी? तो ये आधारशिला रखी थी सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था सारनाथ में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था? तो ये आयोजन किया गया था राजगीर में। आइए देखते हैं बौद्ध संगीतियाँ। ये कर्म हो जाते हैं, ये वर्ष और ये स्थान, ये उनके अध्यक्ष और ये शासक। प्रथम कर्म हो जाता है वर्ष 483 ईसा पूर्व। स्थान था राजगृह और अध्यक्ष थे महाकश्यप या महाकसप और शासक थे अजातशत्रु। द्वितीय हो जाएगा 383 ईसा पूर्व और स्थान हो जाएगा वैशाली। अध्यक्ष थे सुबुकामी और शासक था कालाशोक। तृतीय हो जाएगा 247 ईसा पूर्व, स्थान हो जाएगा पाटलिपुत्र। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिसस और शासक थे अशोक। चौथा हो जाएगा ईसा की प्रथम शताब्दी,
स्थान था कुंदनवन, कश्मीर। अध्यक्ष थे वसुमित्र, अध्यक्ष अश्वघोष, उपाध्यक्ष। शासक थे कनिष्क। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्री फोर बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों से नहीं है? तो ये नहीं है उपशाखा पिटक। कनिष्क के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीत आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी चौथी। निम्नलिखित में से किस बौद्ध स्थल पर महिलाओं को पहली बार संघ में नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था वैशाली में। नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन थे एक बौद्ध दार्शनिक। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो ये माना जाता है वाराणसी को। त्रिरत्न बौद्ध गुफा परिसर, जहां 3 नई गुफाएं खोजी गई हैं, किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है महाराष्ट्र में। राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो ये थे जीवक। स्तूप के अर्धवृत्ताकार टीले के ऊपर देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करने वाले बालकनी जैसी संरचना कहलाती है। तो ये संरचना कहलाती है हर्मिका। प्राचीन इतिहास में अंडे के ऊपर हर्मिका थी, एक बालकनी जैसे संरचना जो देवताओं के निवास का प्रतिनिधित्व करती थी। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे कहते थे, तो इसे कहते थे यष्टि। पहले जैन तीर्थकार कौन थे? तो पहले थे ऋषभदेव। 24 जैन तीर्थकार में से अंतिम तीर्थकार कौन थे? तो अंतिम तीर्थकार थे महावीर। भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो भगवान महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ था जरनभीका ग्राम में। महावीर स्वामी को जिनके नाम से जाना जाने लगा, जिनका क्या अर्थ है? तो जिनका अर्थ है विजेता। जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? तो ये हो जाएंगे सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है, तो इसका अर्थ है इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है, जैन धर्म का महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत है अहिंसा। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौलिक रूप से प्रसारित होती रही। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में वे निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो वे उपलब्ध हैं वल्लभ जी, गुजरात में। मैगस्थनीज, जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के हैं? तो वे हैं ग्रीस देश के। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे, तो इसके लेखक थे मैगस्थनीज। विशाखदत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो ये लिखी गई है संस्कृत भाषा में। नगरपालिका प्रशासन की एक विस्तृत प्रणाली की स्थापना के लिए निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम बताएं। तो सबसे प्रसिद्ध राजा थे चंद्रगुप्त मौर्य।
निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में बिंदु विसार की रुचि थी? तो बिंदु विसार की रुचि थी आजीविक में। सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेखन करता है? तो ये करता है 13वें शिलालेख में। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग की राजधानी कौन सी थी? तो कलिंग की राजधानी थी तोसली। जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेखन किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 मुख्य राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र था? तो ये प्रांतीय केंद्र था इंद्रप्रस्थ। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों के नाम इस प्रकार हैं। ये प्रांत है और ये राजधानी। उत्तरापथ की राजधानी थी तक्षशिला। उत्तरी इसकी राजधानी थी उज्जैनी। कलिंग की राजधानी थी तोसली। दक्षिणापथ की राजधानी थी स्वर्णगिरी। प्राच्य या पूरी प्रदेश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्य अधीन नहीं था? तो ये नहीं था कामरूप। अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया था? तो ये किया गया था शाहबाजगढ़ी में। अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख है, तो सबसे बड़ा शिलालेख है 13वां शिलालेख। निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो ये प्रतिमान हो जाएगा स्तंभ। अशोक का चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष एक स्तंभ पर था, तो ये था सारनाथ पे। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? तो ये निर्भर थी कृषि अर्थव्यवस्था पर। देवनाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? ये नाम दिया गया था अशोक को। निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रियदासी भी था? तो ये था मौर्य सम्राट अशोक का नाम। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो ये थे समुद्रगुप्त के दरबारी कवि। समुद्रगुप्त की प्रशासित संस्कृति में एक कविता के रूप में किस कवि द्वारा रचित थी, जिसे इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर अंकित किया गया? तो ये रचित थी हरिसेन द्वारा। खगोलीय वराहमिहिर और कवि कालिदास किस दरबार का हिस्से थे? तो ये हिस्से थे विक्रमादित्य के दरबार के। अभिज्ञान शाकुंतलम किताब के लेखक कौन थे? तो इनके लेखक थे कालिदास। मालविकाग्निमित्रम पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी कालिदास ने। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? तो प्रथम महिला शासक थी प्रभावती गुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को निम्नलिखित में से सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा सभी नामों से जाना जाता था समुद्रगुप्त के अलावा। निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था? तो ये किया गया था चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे?
तो धन्वंतरी थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो ये शासक था थानेश्वर का। हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया। इनमें से कौन सा 5वां इंडीज है? तो 5वां इंडीज है पंजाब, कन्नौज, बंगाल, बिहार और उड़ीसा। कादम्बरी के लेखक कौन थे? तो कादम्बरी के लेखक थे बाणभट्ट। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी नई राजधानी थी जो थानसेन से स्थानांतरित हुई थी? तो ये हुई थी कन्नौज से। निम्नलिखित में से कौन सी हर्षवर्धन की पहली राजधानी थी? तो पहली राजधानी थी थानेसर। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है तमिल साहित्य। अलोरा कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? तो ये कराया था कूट ने। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? ये अवस्थित है हम्पी में। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पल्लव राजवंशों के शासन के दौरान बनवाया गया था? ये बनवाया था महाबलीपुरम मंदिर। राजपूत वंश के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे दंती दुर्ग, दंतीवर्मन। चोल साम्राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? ये थे विजाल्य चोल। सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने कराया था? तो ये कराया था राजेंद्र प्रथम ने। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं का दान में भी जाने वाली भूमिका को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पलीछानंदन। निम्नलिखित में से कौन सा शिव मंदिर चोल शासकों के संरक्षण में नहीं बनवाया गया था? तो ये नहीं बनवाया था गोंडेश्वर मंदिर सिनार। पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो पाल वंश का पहला शासक थे गोपाल। पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? तो ये संबंधित है पूर्वी से। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासक था? 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर शासक था तोमर वंश का। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।